जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। शरद पूर्णिमा का दिन है और यह दिन रोग आरोग्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त दिन माना जाता है। इस दिन आयुर्वेदिक दवाओं में एक विशेष प्रकार का चमत्कार आ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? शरद पूर्णिमा के दिन ही क्यों दवाएं चमत्कारी हो जाती है? आज हमारे साथ हमारे बीच वैद्य श्री हरि मोहन जी हमारे साथ हैं और आज हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम वैद्य श्री हरि मोहन जी का एक छोटा सा इंटरव्यू हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वैद्य जी श्री हरि मोहन जी पिछले 30 वर्षों से निःशुल्क दवा रोग निदान शिविर लगाते आए हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सैकड़ों की संख्या में लोग इस शिविर में भाग लेते हैं और वैद्य जी के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क तौर पर इन्हें दवाई दी जाती है और इनके द्वारा सैकड़ों लोगों को दमा की बीमारी से मुक्त कर दिया गया है। ऐसे महान व्यक्तित्व आज हमारे बीच हैं और इनसे हम समझेंगे कि क्यों शरद पूर्णिमा का दिन विशेष है, क्यों शरद पूर्णिमा का इतना महत्व है और क्यों शरद पूर्णिमा के दिन दवाएं चमत्कारी हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। वैद्य जी और वैद्य जी के साथ में हरिशंकर जी भाटी जी जो इनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे और साथ में मैं भी सहयोग करूंगा इस इंटरव्यू में। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर वैद्य जी लेफ्ट में बैठे हैं और हरिशंकर जी भाटी साहब बैठे हैं हमारे राइट साइड में। वैद्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर शरद पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है और क्यों शरद पूर्णिमा के दिन ही ये दवाएं जो हैं आप निःशुल्क जो दवा आप वितरण करते हैं वो शरद पूर्णिमा का दिन ही क्यों चुना गया है आपके लिए? शरद पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है? नरेंद्र जी, ऐसा है, भारतीय चिकित्सा पद्धति के आधार पे अगर देखा जाए तो शरद का मतलब होता है अमृत। तो अमृत के रूप में शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। केवल शारीरिक व्याधियों को दूर करने के लिए जो औषधियाँ हैं उसके अलावा भी संपूर्ण जगत में ये चंद्रमा शरद पूर्णिमा का जो आता है वो पूरे सृष्टि के अंदर अमृत बरसाता है। इसलिए हर चीज़ अमृतमय और चमत्कारिक हो जाती है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात यह है कि इसमें आयुर्वेद का इसलिए महत्व दिया गया है कि आयुर्वेद के द्वारा सम दोषा समा अग्नि सम धातु मलक क्रिया प्रसन्नम इंद्रियम आत्मा स्वस्थ इत्यभिधीयते, ऐसा चरक में भी लिखा हुआ है। तो जब तक शरीर के जो दोष हैं वात पित्त कफ, शरीर की जो धातुएं हैं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनका बैलेंस में होना, अगर ये बैलेंस में रहती है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है और ये बैलेंस में नहीं है तो व्यक्ति बीमार पड़ता है। तो ज़्यादातर इसका प्रभाव कफ के औषधियाँ जो कफनाशक है उनके ऊपर ये चमत्कारिक गुण अपना दिखाती है। शरद पूर्णिमा उनको अमृतमय बनाती है। इसको लेने से सांस का रोग जड़ से ख़त्म हो जाता है। ये मेरा आज 3 साल का अनुभव है। इसको मैंने अपने प्रैक्टिकल में लिया है। इस दिन दोषों का रात्रि जागरण करने से और उपवास रखते हुए इस दवा का जो ब्रह्म मुहूर्त में सेवन करता है आज के दिन शरद पूर्णिमा के दिन, तो उन दोषों को समान अवस्था में लाने की एक प्रक्रिया आज ही के दिन मानी गई है और कफनाशक औषधियों के अंदर इसका बहुत बड़ा महत्व माना है। तो मेरे को कम से कम आज 30 साल हो गए तो मैं निःशुल्क ही इसका शिविर लगाता हूँ और काफ़ी लोगों को इससे लाभ प्राप्त हुआ है। ये तो शरद पूर्णिमा का महत्व है। अब इसमें जो औषधियाँ हैं उसके अंदर शास्त्रोक्त पद्धति से देखा जाए तो वासा अवले है, द्राक्षारिष्ट है, कनकासव है और कुछ जो दवाइयाँ हैं जैसे मृगांग रस है, बसंत मालती है, श्वास कुठार रस है, ये शास्त्रोक्त दवाइयाँ हैं। इनका सेवन करें और रात्रि जागरण करके काढ़ों को हर 2 घंटे के अंतराल में लें और सुबह इस 64 प्रहरी पीपल का शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में ऊपर छत पे रख के और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मरीजों को सेवन कराएं तो निश्चित रूप से इसका
लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, ये आपने जो रात्रि जागरण की बात कही, इसका क्या महत्व है? रात्रि जागरण क्यों? रात्रि जागरण का मतलब है जब व्यक्ति रात को जगता है ना, तो शरीर में वायु प्रकोपित होती है। तो वायु जब प्रकोपित होती है तो वो अपने कफ के लेवल तक जाती है, और उपवास रखने से पित्त प्रकोपित होता है। जब व्यक्ति भूखा रहता है तो उसको हल्की सी एसिडिटी और कुछ इस तरह का होता है। तो वात और पित्त तो होते हैं उनके कम, और कफ हो जाता है ज़्यादा। तो चिकित्सा दृष्टि से देखा जाए तो दोषों को समान रूप में लाने की दो पद्धति है। एक तो उस कफ को इतना नीचे ले आओ कि वो वात और पित्त के बराबर हो जाए, और एक अगर इतना ज़्यादा नीचे नहीं ला सकता है आदमी, तो वायु को और पित्त को उस कफ के लेवल तक लाओ। तो वो तीनों दोष अगर समान मात्रा में होगा तो आदमी निरोग हो जाएगा, श्वास और इससे दमे से छुटकारा पा लेगा। इसका और भी कई जगह इसका जो है, जैसे आँखों के लिए भी इसका बहुत बड़ा योग है। चंद्रमा की रात में बैठ के अगर आप कोई सुई धागा लेके अगर पोते हैं तो चक्षु दृष्टि भी अच्छी हो जाती है। स्किन प्रॉब्लम के अंदर भी इसका बहुत बड़ा योग है। अगर किसी के कोई तरह की सोराइसिस वगैरह या कोई बड़ी बीमारी भी हो रखी हो, उसको आप रात्रि के टाइम थोड़ा सा जो है ऊपर का वस्त्र हटा के और उसको अगर किरणों से अगर वो सेवन करे चंद्रमा की किरणों का, तो उससे उनको बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो ये 4-5 चीज़ों में इसका बहुत बड़ा योग है। और वैसे भी ये चंद्रमा की किरणें जो सब जगह व्याप्त होती है, तो हर चीज़ के अंदर ये खाद्य पदार्थ को भी आप ऊपर रख के ले सकते हो, पेय पदार्थों को भी आप ऊपर ढक के रख सकते हो, तो उसका भी प्रभाव आपके शरीर में स्वस्थ व्यक्ति को भी स्वास्थ्य प्रदान करता है, और निरोग व्यक्ति को जड़ से उसके रोग को निर्मूल कर देता है। यह इसका शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए उसी दिन उसी प्रक्रिया के तहत अगर आदमी इस औषधि का सेवन करे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो वैद्यराज जी, ये शिविर में आपके और किस किस तरह के जो श्वास संबंधी रोगी हैं वो आ सकते हैं, और जो ये मौसमी बीमारियां हैं क्या इनमें भी ये आपका औषधि काम करती है? देखो भाटी जी, ऐसा है, ये चंद्रमा की किरणों से जो अमृत बरसता है, ये तो बिना अगर मान लो श्वास का रोगी अगर नहीं है और अगर वो लेना चाहे तो उसके दूसरे और साइड में जो है दूसरे फंक्शन में भी वो ठीक काम करता है। अच्छा। तो इसके लिए चंद्रमा का बहुत बड़ा उपयोग माना। हम तो आयुर्वेद में चंद्रमा को औषधि सी मानते हैं। एक तरह से जो है हमसे भी जो बड़ा वैद्य है, वैद्य राज्य के रूप में चंद्रमा ही है, और इसका इतना महत्व है कि इसको तो किसी भी कीमत पे आप जो है परित्याग नहीं करें, और इसका सेवन जरूर करें। इनकी किरणों से द्वारा जो भी वनौषधियाँ है उसका सेवन करने से काफ़ी फायदा होता है। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि केवल शरद पूर्णिमा के दिन दवा लेने से फ़ायदा हो जाता है, या इसके बाद में भी दवा जो है कुछ लेनी पड़ती है, या एक डोज में जो है शरद पूर्णिमा वाले दिन की डोज से ही अस्थमा दूर हो जाता है या दूसरी बीमारियां दूर हो जाती है? अगर जो जिस तरह की बीमारी है उसके अनुसार अगर कुछ शास्त्रों में जो परहेज लिखे हुए हैं, जैसे किसी को अस्थमा बहुत ज़्यादा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, टीबी हो गया, अगर वो इस दवा का सेवन करे जो मैंने बताई है, और वो जिसके परहेज हैं, जैसे तेल नहीं खाना, दही छाछ नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना, तो 1 महीने तक अगर कोई व्यक्ति इसका पूरा परहेज रखता है तो निश्चित रूप से उसको फ़ायदा होता है। तो वैद्यराज जी, ये जो इस चैनल पर जो लोग देख रहे हैं और वो आपके शहर में नहीं रहते हैं या कहीं दूर रहते हैं, तो वो अस्थमा या दमा या इस तरह की बीमारी के लिए किस तरह से लाभ ले सकते हैं? उनके लिए क्या ये औषधि का वो मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हो, वो दवा इस तरह से ली जाती है कि ये कंपनियों में, फार्मेसियों में बनती है, क्योंकि ये शास्त्रोक्त दवा है। इन शास्त्रोक्त दवाओं का हर कंपनी निर्माण करती है। अब उनका मेन जो है बात वो है उस पद्धति को उस प्रोसेस में लाके अगर आदमी दवा लेता है। जैसे मैंने कुछ दवाइयों के नाम बताए, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। एक आता है मृगांग रस, एक आता है उदय भास्कर रस। ये आपको लिटरेचर पे आधारित है, सारी शास्त्रोक्त दवाइयाँ हैं। ये आपको हर आयुर्वेद मेडिसिन पे मेडिकल स्टोर में मिल सकती है आपको। इन दवाओं को आप लेके और उसकी पुड़िया बना के 64 प्रहरी पीपल का उसमें एक योग डालना पड़ता है, वो भी आपको बाज़ार में मिल सकती है आराम से।
उन सब का एक खुराक बना लो 5 ग्राम के आसपास की, उसको एक दोने में खीर में रख के और ऊपर छत पे रख दो। उसके बाद में उपवास करके और रात्रि जागरण के हर 2 घंटे के अंतराल में कुछ काढ़े हैं जिनका मैं नाम बता देता हूँ वापस, जैसे वासारिष्ट है, द्राक्षारिष्ट है, कनकासव है, कुमारी आसव है। इनका एक मिक्सर योग बना के हर 2 घंटे में गर्म पानी से इनको दे दें। और जो परहेज मैं आपको बता रहा हूँ 4-5 तरह के परहेज हैं। एक तो ठंडी चीज़ नहीं खाएं, दही छाछ नहीं खाएं और तेल बिल्कुल बंद कर दें। अगर तेल बंद कर देते हैं, दही छाछ बंद कर देते हैं और ठंडी चीज़ बिल्कुल नहीं खाते हैं तो निश्चित रूप से उनको आशातीत बहुत लाभ होगा। अच्छा, ये दवा कितने समय तक लेनी होगी? मतलब जैसे जो दवाएं आप बता रहे हैं वो कोई अगर अस्थमा का रोगी है, अस्थमा का मरीज है, तो वो कितने समय तक उसे ये दवाओं का सेवन करना पड़ेगा? ये केवल शरद पूर्णिमा के दिन एक ही दिन अगर मान लो वो परहेज रख के 1 महीने का परहेज रखता है ना, तो वो 1 दिन में ही ठीक हो जाता है। 1 दिन में अस्थमा? 1 दिन में अस्थमा ठीक हो जाता है। और मैं जो दवा बनाता हूँ वो इन्हीं दवाओं को मेरी देख रेख में मैं ही निर्माण करता हूँ उन दवाओं का, और वो मैं ही दवाई देता हूँ और बिल्कुल और निःशुल्क देता हूँ, और उसके अंदर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। और मेरे यहाँ आके अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है दवाई। अच्छा, तो वैद्य जी ये दवा जो आप बता रहे हैं वो कोई भी व्यक्ति आपके बताए अनुसार उसे ले लेनी चाहिए या फिर उसे कुछ सावधानियां रखनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति रोगी हैं उनको तो लेनी ही है, उसको तो लेना ही चाहिए, क्योंकि ये साल में एक बार मौका देता है भगवान ऊपर से, तो इस चांस को तो किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, ये आपने बार बार ये कहा कि रात्रि जागरण करना है, तो रात्रि जागरण करना है तो क्या घर के अंदर बैठ के कर सकता है रात्रि जागरण, या फिर उसे चंद्रमा की रोशनी में बैठना पूरी रात? शरद पूर्णिमा का पौराणिक महत्व भी है। कहते हैं कि इस दिन लक्ष्मी जी और धन्वंतरी सभी का जन्म इसी दिन हुआ था। नहीं, भगवान समुद्र मंथन के टाइम भगवान धन्वंतरी के जी का जो अवतार हुआ था वो आज के दिन ही हुआ था। आज ही के दिन हुआ। इसलिए इसका इनका बहुत महत्व, पौराणिक महत्व मानते हैं। और मंदिर में भी जो है इनकी पूजा अर्चना करके और प्रसाद के रूप में कुछ दवा का वितरण भी करते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जो दवा का सेवन करता है तो 4-5 घंटे तक वो चंद्रमा की रोशनी में दवा अगर बनी है तो उसमें चमत्कारिक असर आता है। 11-12 बजे लेके अगर सो गया कोई व्यक्ति तो वो फिर दवा उतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी। हाँ। अच्छा, एक चीज आपने और बताई थी कि त्वचा रोगों के लिए रामबाण दवा है। एक्जिमा का हाँ, उसको भी अगर आप थोड़ा सा क्या दवा लेनी चाहिए उसको, अगर कोई मल्लम या ऐसा कुछ? वो तो आप किसी भी अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से पूछ लो। मंजिष्ठादिक्वाथ है, हरिद्राखंड है। नहीं, खासकर शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए? कोई सी भी मेडिसिन आयुर्वेदिक आप जो है रक्त विकार की कोई भी मेडिसिन हो उसको ले सकते हैं, लेकिन परहेज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। परहेज बहुत जरूरी है। परहेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आयुर्वेद में मुख्य रूप से परहेज सबसे ज़्यादा परहेज है। अगर परहेज में रहेगा तो एक डोज लेते ही उसको फर्क पड़ जाएगा। चलिए, तो हमारे कुछ प्रश्न हुए, तो और कोई टिप्स जो है आयुर्वेद जो अपनाना चाहते हैं खासकर शरद पूर्णिमा के दिन, और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? तो दोस्तों, ये टिप्स दिए हैं हमारे वैद्य जी श्री हरि मोहन जी ने। 16 कलाओं के साथ चंद्रमा इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन अपनी रोशनी को, अपनी किरणों को बिखेरता है। धरती पर अमृत समान मानी जाती है चंद्रमा की यह किरणें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हरिशंकर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो दवाएं वैद्य जी ने बताई है, अगर आपको सुनने में समझने में कुछ नहीं आई हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिए भी नीचे लिंक छोड़ दूंगा वैद्य जी से लिखवा कर। लेकिन आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी किसी दवा का सेवन करें, किसी
चिकित्सक की सलाह से ही सेवन करें, अपनी मन मर्जी से ना करें। जो दवाएं आपको बताई गई है वो भी आप चाहें तो अपने नज़दीकी किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि यदि कोई व्यक्ति दमा से पीड़ित है, अस्थमा से पीड़ित है, तो उसके लिए शरद पूर्णिमा का दिन एक विशेष दिन है और उसे यह दिन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह दिन वर्ष में एक बार आता है। अगर आपने यह दिन छोड़ दिया तो फिर आपको एक वर्ष के लिए इंतजार करना होगा। ये दवा कितने समय तक लेनी है ये भी एक बार फिर से पूछ लेते हैं। वैद्य जी, एक बार फिर हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ये दवा शरद पूर्णिमा के बाद में और कितने समय तक लेनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के बाद में अगर परहेज में थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ कर सकता है मरीज, तब तो उसको 1 महीने तक कंटिन्यू सेवन करा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। परहेज रखे और परहेज रखे तो 1 दिन के अंदर ही एक बार चमत्कार। फिर से बता दीजिए परहेज। परहेज में 3-4 चीज़ें विशेष है। एक तो तेल किसी भी तरह का हो, तेल नहीं खाना है किसी भी। यहाँ तक कि सब्जी भी अपने थोड़ा गाय का घी मिल जाए या देसी घी कोई सा भी हो, उस घी के अंदर मतलब सब्जी बनाए। तेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, आप घी का प्रयोग कर सकते हैं, गाय के घी का प्रयोग कर सकते हैं। पहले दही छाछ बंद, बिल्कुल दही और छाछ बिल्कुल नहीं खाना है। जूस बिल्कुल बंद है, सब तरह किसी भी प्रकार का फ्रूट का जूस नहीं पीना है, ठंडा जूस नहीं पीना है। कृत्रिम तरीके से बनाए हुए लिक्विड जिसे कोल्ड ड्रिंक कहा जाता है उसका भी सेवन नहीं करना है। बस ये सारी सावधानियां यदि रखें और वैद्य के द्वारा बताई गई दवाओं का यदि सेवन किया जाए तो एक ही खुराक, एक ही डोज में, एक ही रात्रि में आदमी को अस्थमा से शर्तिया छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। वैद्य जी को फिर से धन्यवाद, हरिशंकर जी को भी धन्यवाद। और यदि आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम इसी प्रकार के और वीडियो आपके लिए लेकर आएँ और आप इस प्रकार के वीडियो और देख सकें। तो अपने कमेंट करके आप हमें अपनी कीमती सलाह भी दे सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।